हेलो गाइज, आज हम एक नए मानवा का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मानवा का नाम है हीरो ऑफ माउंट वा। इस मानवा के स्टार्टिंग में हमें माउंट वा पिक का सीन दिखाया जाता है। उस पिक पे कोई इंसान कह रहा होता है माउंटेन के नीचे जाओ। उस माउंट वा के पिक पे दो लोग होते हैं। उनमें से एक ओल्ड मैन होता है, एक जवान लड़का। वो दोनों मास्टर डिसाइपल होते हैं। वो मास्टर ने अपने डिसाइपल से कहा होता है माउंटेन के नीचे जाने के लिए। वो डिसाइपल पूरी तरह शॉक हो जाता है अपने मास्टर की बात सुनने के बाद। तुम इतने ज़्यादा सरप्राइज क्यों हो? ऐसा नहीं है, मैं आपको अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? वो डिसाइपल उदास होते हुए कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओ और वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करना और उसके बाद वापस आना। वो मास्टर हंसते हुए कहते हैं। वो डिसाइपल कहता है मास्टर, और वो माउंटेन के नीचे जाने के लिए चला जाता है। अब हमें माउंट वासेक के बारे में बताया जाता है। माउंट वासेक एक बहुत बड़ा ITS सेट है जो हमेशा ही वही कार गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया गया था। इस सेट के हर एक डिसाइपल का काम है वर्ल्ड में हमेशा शांति बनाए रखना और हमेशा ही इविल को ख़त्म करके जस्टिस को बनाए रखना। माउंट वासेक में हमेशा ही एक रूल होता है जो इस सेट के फाउंडर के द्वारा बनाया गया था। जब कोई भी डिसाइपल अपना ट्रेनिंग पूरा कर लेता है उसे बाहर वर्ल्ड में जाकर 10 अच्छे काम करने होंगे। और 10 अच्छे काम कुछ भी हो सकता है। लोगों की मदद करना, जान बचाना और बुरे लोगों को ख़त्म कर देना। ये सब चीज़ें वो मास्टर सोच रहा होता है। वो मास्टर और सोचता है मैं जब जवान था तब मैंने भी 10 अच्छे काम किए थे। मैंने पूरी तरह ब्लड डेथ फॉर्टिस नाम के बुरे लोगों को ख़त्म कर दिया था और मैंने बहुत सारे लोगों की जान बचाया था। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें 10 अच्छे काम करने होंगे। वो मास्टर अपने डिसाइपल को माउंटेन के ऊपर से नीचे देखते हुए सोच रहा होता है। अब हमें वो डिसेबल का सीन देखा जाता है। वो माउंटेन के नीचे जा रहा होता है और जाते हुए सोच रहा होता है 15 साल हो चुके हैं। मैं जब माउंटेन के पीक पे आया था तब मैं 14 साल का था। अब 15 साल हो चुके हैं। मैंने अपने मास्टर से बहुत सारे टेंशन लिए। मेरी ज़िंदगी माउंट वा में बहुत ज़्यादा बुरी थी। और वो माउंटेन की तरफ देखते हुए चिखते हुए कहता है डिमन किंग लिटियन, ब्लड डेथ फॉरेस्ट, ये लगभग का 2 करोड़ के चोर का ग्रुप होगा। और सिर्फ इसलिए कि उन लोगों का नाम बहुत ज़्यादा कैची था वो लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। मुझे मालूम है मेरे मास्टर बहुत ज़्यादा फेंकते थे। ऐसा हकीकत वो पार्क के नीचे कूदते हुए कहता है फाइनली मैं फ्री हो चुका हूँ। हमारा ये सोचता है पिछले 15 साल में दुनिया कितनी ज़्यादा बदल चुकी होगी और सिर्फ मैं अपने बचपन में वो बहुत ज़्यादा बुरी चॉइस नहीं करता। अब हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हमें एक अटैक का सीन दिखाया जाता है। हमारा वो बच्चा वाला डिसेबल उस अटैक को देखकर कह रहा होता है। उस अटैक को देखकर वो अटैक करने वाले इंसान से कहता है आपने ये कैसे किया? उसका वो मास्टर कहता है इसे इंटरनल की रिलीज कहा जाता है। हमारा हीरो मास्टर को कहता है क्या मैं इसे सीख सकता हूँ? वो उसका मास्टर कहता है क्यों नहीं, और तुम चाह तो मैं तुम्हें वो सिखा सकता हूँ। तभी उसकी साइड में उसका दोस्त होता है जिसका कैरेक्टर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, तो हम सिर्फ उसे दोस्ती करेंगे। वो आकर हमारे से कहता है हम लोगों को थोड़ी देर बात होना चाहिए। वो बुढ़ा मुझे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस लग रहा है। सस्पिशियस 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 सस्पिशियस, समझ रहे हो ना? ये श्री प्रतिमान वाला कुछ तो गड़बड़ रहता है। हमारा से कहता है उसका दोस्त और कहता है मुझे नहीं मालूम पर मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि वो बुढ़ा पक्का एक स्कैमर है। स्कैम 1992 वाले और 7 में 10 से भी बड़ा स्कैमर। हमारा हीरो उसके दोस्त को गुस्से में कहता है क्या है स्कैमर, तुम अपने आंखों से देख नहीं सकते? उन्होंने अपने पावर का कैसे इस्तेमाल किया? ओल्ड मैन अपने आप में बहुत ज़्यादा इतराज करते हुए कहते हैं अबे तुमने जो देखा वह सिर्फ थोड़ा बहुत ही पावर था और तुमने मुझे फॉलो किया तो तुम इसे जल्दी ही सीख जाओगे। हमारा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फॉलो करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका दोस्त उसे रोकता है और वो अपने दोस्त को शटअप क्रिकेट चला आता है। पर प्रेजेंट टाइम में हमारा इसके बारे में सोच कर कहता है वो मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा बुरी गलती थी। मैं उस वक्त मैं कारपेन था और मेरे पास कोई फैमिली नहीं थी। उसकी वजह से मैं उस ओल्ड मैन के मीठी बात पे आ गया। और हमारा सोचता है उस वक्त मुझे लगा था अगर मैं अपने मास्टर को फॉलो करूँगा तो मैं अपना ट्रू फ्रीडम को पाऊँगा। पर मुझे नहीं मालूम था वो सिर्फ मेरी स्ट्रगल और मुझे होने वाली परेशानी की शुरुआत थी। वो डिसेबल जो हमारा हीरो भी है रोते हुए पहाड़ पे बैठ कर सोच रहा होता है मुझे अपने मास्टर को कभी फॉलो नहीं करना चाहिए था। अब हमें एक शेर का सीन देखा जाता है जहाँ पे हमारा हीरो वो पूरे पूरे कॉन्फिडेंट के साथ एक बोर्ड निकलता है। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था अगर इंग्लिश आती है तो खुद भी पढ़ सकते हो, नहीं आती तो सुनो। आप कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर वो रिक्वेस्ट जस्टिफाइड है
तो मैं उस रिक्वेस्ट को पूरा कर दूंगा और मुझे किसी भी तरह के कंपनसेशन यानी कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे लोग हमारे बोर्ड को देखकर अपने तिरछी आंखों से हमारे की तरफ देख रहे होते हैं और हमारा हीरो अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस बोर्ड के साथ खड़ा होता है और सोच रहा होता है मैं मेरे मास्टर ने जो कहा वो सब पे बिलीव नहीं करता, पर फिर भी ऐसा नहीं है, जो पिछले 15 साल में हुआ वो सब बहुत ज़्यादा बुरा था। ये बात सच है कि मेरी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई मार्शल आर्ट के प्रैक्टिस करने की वजह से। मुझे अपने मास्टर ने कहा हुआ कुछ तो मान लेना चाहिए, इसलिए मैं उनने कहा हुआ वो 10 अच्छे काम करने वाला हूँ। वो याद आता है कि उसके मास्टर ने कहा हुआ था कि हमारा सेट मुनिम का स्ट्रॉन्गेस्ट सेट है और तुम हमारे सेट के 7वें सेट मास्टर हो। तुम्हारा नाम जल्दी ही पूरी दुनिया के बहुत ज़्यादा पावरफुल लोगों में गिना जाएगा। ये अपने मास्टर का कहा हुआ कुछ भी विश्वास नहीं कर रहा होता है, ये सिर्फ सोच रहा होता है कि उतना ज़्यादा पावरफुल सेक्ट माउंटेन में हिडन होगा, पर भले ही हमारा सेक्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पर जो मेरे साथ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बुरा है। हमारे को उस बोर्ड के साथ देखने के बाद बाकी की सारी पब्लिक बात करना शुरू कर देती है और बात करने लगते हैं कि क्या वो कुछ भी एक्सेप्ट करेगा, क्या वो इसकी मदद से जल्दी पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा इंसान कहता है हाँ, उससे देखकर लग रहा है कि वो माउंटेन पे रहता था, ऐसा कुछ करने से तो अच्छा मैं भीख मांग लेता। हमारे उन सब की बात सुनने के बाद पूरी तरह परेशान हो चुका होता है। तभी उसे पीछे से कोई बुलाता है, हमारा खुश होता है, पीछे मुड़ता है और सोचता है आखिर में कोई रिक्वेस्ट नहीं आया है। जब वो उस तरफ देखता है तब वो एक बच्चा होता है। वो बच्चा कहता है क्या आप कुछ भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। हमारा हीरो उस बच्चे को देखकर सोचता है क्या ये सिर्फ एक बच्चा है, और वो बहुत ज़्यादा अजीब चेहरा बनाता है और अपने आप को संभालते हुए सोचता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, रिक्वेस्ट करने के लिए एज मैटर नहीं करता। हमारा हीरो उस बच्चे से पूछता है तुम कितने साल के हो। वो बच्चा कहता है मैं 12 साल का हूँ। वो बच्चा फिर से हमारे हीरो से पूछता है क्या तुम सच में किसी भी तरह के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो बिना पैसे के। हमारा हीरो कहता है अगर वो जस्टिफाइड है तो मैं गाने के लिए तैयार हूँ। वो बच्चा कहता है क्या तुम सच में ताकतवर हो। मैं आज जिस काम को गाने के लिए कह रहा हूँ उसे गाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, इतनी पावर की गेट खड़ी को एक मौके में हरा पाओ। हमारा हीरो अपने मसल को दिखाते हुए कहता है और ऐसा है तो तुम सही जगह पे आए हो, क्या करना है बताओ। वो बच्चा कहता है ब्लैक फैंग को बहुत ज़्यादा बुरी तरह मारो। हमारा हीरो उससे पूछता है ब्लैक फैंग उसने क्या किया। वो बच्चा कहता है उसने बहुत सारे लोगों को जख्मी किया है, मेरे बहुत सारे दोस्त तक उसी वजह से हर्ट हो गए थे, मेरी ओल्डर सिस्टर तक उसी वजह से इंजर्ड हो गई। हमारा हीरो उससे कहता है बस यार लड़की तक को हर्ट करना वो बहुत ज़्यादा बुरा है। वो ब्लैक फैंग किधर है। वो बच्चा एक घर की तरफ दिखाते हुए कहता है क्या तुम उस घर को देख पा रहे हो। मैंने सुना कल ब्लैक फैंग उस घर के अंदर चला गया। उस घर के मालिक मिस्टर ग्वांग उसे खाना खिला रहे हैं ताकि वो उन्हें कुछ नहीं करे। हमारा हीरो उससे कहता है किसी और के घर में घुसा ना, वो कितना ज़्यादा बुरा है, मैं उसे पकड़ूंगा और उससे पूछूंगा वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसके पास कोई भी अच्छा रीजन नहीं होगा तो मैं उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरह मारूंगा। वो बच्चा कहता है तुम्हें रीजन क्यों जानना है। हमारा हीरो उससे कहता है फर्क नहीं पड़ता कोई कितना भी ज़्यादा बुरा है, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। वो बच्चा उदास होते हुए कहता है पर ब्लैक फैंग तो एक कुत्ता है। हमारा हीरो कहता है कुत्ता। वो बच्चा कहता है हाँ, एक बहुत ज़्यादा खतरनाक और बेरहम कुत्ता है। हमारा हीरो सोचता है मेरा पहला रिक्वेस्ट एक कुत्ते के लिए, और उस कुत्ते को ठिकाने लगा देने के लिए चला जाता है। अब हमारे हीरो ने उस कुत्ते को बहुत ज़्यादा कुत्ते की मौत मारा हुआ होता है, पर फिर भी हमारा हीरो उसे जान से नहीं ख़त्म कर देता। वो बच्चा हमारे हीरो से कहता है क्या तुम उसे छोड़ने वाले हो, तुम उसे क्यों मार नहीं देते। हमारा हीरो से कहता है भले ही कोई इंसान हो या जानवर, हर किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें किसी को मारना नहीं चाहिए। और अब वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह पीट चुका है, वो कभी भी दूसरे किसी इंसान को चोट पहुंचाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। वो बच्चा घबराते हुए कहता है पर मैंने कहा हुआ रिक्वेस्ट अच्छी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। हमारा उसे गुस्से में कहता है और उसने फिर से इंसान की हर्ट करना शुरू कर दिया, तो मुझे आकर बताना, तो तुम मुझे आकर बताना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हमारा कहता है पहला मिशन कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ 9 वार करना है और मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। इसमें वो ख्याली खुला बनाने लगता है कि ये सारे 10 अच्छे काम करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे किसी लड़के के साथ डेट करना शुरू कर देना चाहिए। और सोचता है 29 एज डेट करने के लिए परफेक्ट है। हमारे यहाँ तो 29 की एज में बाप बन जाते, ये डेट करना चाहता है। चलो छोड़ो, चाहे जो भी हो। हमारा ये सब सोच रहा होता है कि उससे साइड से कोई बुलाता है। वो इंसान को देखकर ही लग रहा होता है कि उस इंसान पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है,
वो आकर हमारे हीरो से कहता है, मेरी मदद कीजिए, मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ। हमारा हीरो कहता है, मुझे बताओ क्या हुआ। वो इंसान कहता है, एक पागल लड़की ने मेरे एक सामान को चुरा लिया। मेरे पास इतना ज़्यादा पावर नहीं है कि मैं उसे वापस ले सकूं। क्या आप मेरी मदद कर देंगे। हमारा हीरो से पूछता है, कौन सा सामान है। वो इंसान बताता है, वो मेरे फादर ने छुड़ा हुआ एक बहुत ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है। और सर एक रेड कलर का डायग्राम पैटर्न के साथ बना हुआ है, इसलिए उसे रेड ड्रैगन स्वॉर्ड कहा जाता है। वो लड़की ने वो सामान को चुरा लिया। हमारा हीरो उससे पूछता है, वो लड़की कौन है। वो बंदा रिप्लाई देता है कि वो सॉन्ग फैमिली की इकलौती बेटी है और वो बहुत ज़्यादा बुरी है, वो किसी को भी कभी भी मार सकती है। हमारा हीरो उससे पूछता है, वो अभी किधर है। और हमारा हीरो सॉन्ग फैमिली की तरफ निकल जाता है। वो रिक्वेस्ट करने वाला इंसान चुपचाप उसी जगह पे बैठा हुआ होता है। तभी वो हवा में बात करना शुरू कर देता है कि क्या स्पेशल यूनिट रिमूव किया। और एक दूसरा इंसान साउंड ट्रांसमिशन के जरिए उससे बात कर रहा होता है। और दूसरा इंसान कहता है, स्पेशल यूनिट सॉन्ग फैमिली की कभी भी पहुंच चुकी है और वो लोग अटैक करने के लिए तैयार है। ये रिक्वेस्ट करने वाला इंसान कहता है, लगता है वो लोग काफ़ी ज़्यादा जल्दी में है, वो लोग 3 तारे अटैक करने वाले हैं। और दूसरा इंसान किसी चोइंग के बारे में कहता है। वो कहता है, बड़े चोइंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी रेड ड्रैगन स्वॉर्ड हमारे हाथ में आएगा। ये इंसान कहता है, ज़्यादा ख्याली फुला मत पकाओ, जब तक हम लोग उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में नहीं ले लेते तब तक हमेशा ही सावधान रहना। और दूसरा इंसान कहता है, मैं समझ गया, अब आपको वापस जाना चाहिए। ये इंसान कहता है, नहीं, मैं उसका इंतजार करूंगा। और दूसरा इंसान कहता है, क्या आपको सच में लगता है वो रेड ड्रैगन स्वॉर्ड को ले पाएगा। ये इंसान कहता है, पहले तो मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, पर किसी वजह से मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि वो साथ कर पाए। क्या तुम्हें ब्लैक फैंग के बारे में मालूम है। और दूसरा इंसान कहता है, ब्लैक फैंग, आपका मतलब वो बहुत ज़्यादा खतरनाक कुत्ता। ये इंसान बताता है, 30 साल पहले एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मरे थे। वो मरने वाले लोगों में मुरम के बहुत सारे मास्टर थे। वो इंसान के पास बहुत सारे खतरनाक लेवल के सबऑर्डिनेट थे, उनमें से कुछ सबऑर्डिनेट इंसान तक नहीं थे। और दूसरा इंसान कहता है, क्या इसका मतलब ब्लैक फैंग भी उसके सबऑर्डिनेट में से एक था। ये इंसान कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, ब्लैक फैंग बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीइंग था। ऐसा कहा जाता है कि वो कुत्ता 300 साल से ज्यादा जिया था और उस लड़के ने एक स्टिक के साथ ही उस कुत्ते को बहुत ज्यादा बुरी तरह हरा दिया। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर होना चाहिए, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर नहीं है तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ब्लैक फैंग बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। वो दूसरा इंसान कहता है, क्या वो एक ग्रैंड मास्टर हो सकता है। ये इंसान कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता। और वो एक ग्रैंड मास्टर होता तो अब तक वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका होता और मैं उसके अंदर से बहुत ज़्यादा कम ही इंटरनल एनर्जी को फील कर पाया था। वो दूसरा इंसान कहता है, क्या इस बात के चांस है कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल ज्ञान मास्टर है कि आपको तक इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं चला। ये इंसान कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, पर फिर भी और वो इतना ज़्यादा पावरफुल है तो पक्का सुप्रीम लेवल तक पहुँच चुका होगा। अब हमें हमारा हीरो का सीन देखा जाता है। हमारा हीरो उस सॉन्ग फैमिली में पहुँच चुका होता है। हमारा हीरो उस तरफ देख कर कहता है, वो पागल लड़की यहाँ रहती है। और इसके साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। आपको वो रिक्वेस्ट करने वाले बंदे की बात सुनने के बाद मालूम चल चुका होगा, वह रिक्वेस्ट करने वाले बंदे ने जो हमारे हीरो से कहा वो सब झूठ था। वो स्वाट ओरिजिनली सॉन्ग फैमिली का ही है और बहुत सारे लोग उस स्वाट को चुराना चाहते हैं। अब सॉन्ग फैमिली में क्या कुछ होगा देखने के लिए इंतजार कीजिए नेक्स्ट चैप्टर का। टाटा। हेलो गाइज, हीरो ऑफ माउंट हुआ के एपिसोड 2 की शुरुआत में हमारा हीरो अपने पास्ट को याद कर रहा होता है। वो याद आता है कि उसके मास्टर कहा करते थे कि अगर तुम्हें बैटल फील्ड में जिंदा रहना है तो तुम्हें अपने दुश्मन के बारे में छोटी से छोटी डिटेल मालूम होना चाहिए। तुम जहाँ भी जाओ हमेशा ही अपने कानों को खुला रखना, फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, पर हमेशा ही उस चीज़ के बारे में नॉलेजेबल होना और मिस्टेक करना अवॉइड करना। हमारा इन सब चीज़ों को याद करते हुए सोचता है, उन सब चीज़ों को याद करते हुए ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है, मैंने सुना सॉन्ग फैमिली पे कल बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और दर्जन के हिसाब से मार्शल आर्टिस्ट मारे गए थे। दूसरा इंसान कहता है, दर्जन यानी 12 से ज़्यादा लोग। मैंने सुना सॉन्ग फैमिली के पास गिनती के कुछ वॉरियर बचे हुए हैं। दूसरा इंसान कहता है, अब सॉन्ग फैमिली उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं रही जैसा पहले थी। सॉन्ग फैमिली के फैमिली हेड गायब होने के बाद वो फैमिली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। और एक दूसरा इंसान कहता है, भले सॉन्ग फैमिली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है पर सॉन्ग फैमिली को वो अभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली है। और लोग बात करने लगते हैं कि सॉन्ग फैमिली के साथ जो भी हो जाए
ऐसा उम्मीद करो कि वो भी लड़की गायब हो जाए। दूसरा इंसान कहता है मेलेसिना उससे बहुत सारे लोगों को पोइजन से मार दिया। एक और इंसान कहता है भले वो देखने पे रानी परी जैसी दिखती हो पर वो अंदर से भयंकर परी है, परी भयंकर। हमारा ऐसा बातों को सुनने के बाद सोचता है ये क्या हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सारे लोग मुझे वही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो मुझे चाहिए। चाहे जो भी हो, लगता है अब मुझे दूसरे साइड की स्टोरी जानना चाहिए। और वो सांफियान में सुनने की कोशिश करता है। वहाँ पे 2 लोग बात कर रहे होते हैं। एक का नाम जिनुल होता है और दूसरा सांफियान की इंग्लिश होती है। वो इंग्लिश जिनुल को कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। हमारा हीरो उस आवाज़ को सुनते हुए सोचता है उसकी आवाज़ बहुत तक ब्यूटीफुल है। वह जिनुल उसमें से कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो इंग्लिश कहती है मैं किससे चिंता ना करूँ। वह जिनुल कहता है मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो इंग्लिश कहती है मुझसे पहले स्वाट को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। वह जिनुल कहता है आपकी सेफ्टी पहले आती है स्वाट से भी ज़्यादा। वो इंग्लिश कहती है अगर हमने इस स्वाट को खो दिया तो हमारी फैमिली पूरी तरह खत्म हो जाएगी और उस वक्त सिर्फ मेरा ही नहीं हमारी पूरी फैमिली का एंड हो जाएगा। दी एंड। वो इमोशनल होते हुए कहती है मुझसे वादा करो तुम मुझसे पहले स्वाट को प्रोटेक्ट करोगे, वादा करो। हमारा ये सब किंज वाली बातों को सुनने के बाद सोचता है ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। वो स्वाट वही स्वाट चाहिए जैसा मैंने सोचा था पर फिर भी यहाँ का एटमोसफियर काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। तभी हमारे को कुछ लोगों के चलने की आवाज़ आती है। वो उन सब लोगों की आवाज़ सुनने के बाद सोचता है वो सब लोग ट्रेन मसराट से क्या वो सब लोग स्वाम फैमिली के अंदर जा रहे हैं। और कुछ काले कपड़े पहने हुए लोग स्वाम फैमिली के अंदर दीवार कूद कर आ जाते हैं। वो स्वाम फैमिली की गार्ड को मारते हुए वो यंग मिस रहे हुए कमरे पे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब उनमें से एक उस कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तभी अंदर से एक स्वाद आकर उसके भेजे के आर पार हो जाता है और वो टपक जाता है और उसके साथ दरवाज़ा भी टूट जाता है। और दरवाजे के अंदर हमें स्वाम फैमिली के यंग मिस का चेहरा दिखाया जाता है। सारे के सारे वो चूते अटकर लड़की का चेहरा देखने के बाद हक्के बक्के हो जाते हैं और अटैक करना ही भूल जाते हैं। पीछे से उनका लीडर चिल्लाते हुए कहता है तुम चूते लोग क्या कर रहे हो, अपने काम में ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। वो लीडर सोच रहा होता है बाले मेरे पहले से ही इन लोगों को इस सॉन्ग फैमिली की उसकी ब्यूटी के बारे में बता दिया था पर फिर भी इन लोगों का ये सारा रिएक्शन निकला जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था एवन के 3 ब्यूटी में से एक से। तभी वो अटैकर का लीडर देखता है जो इसके पीछे एक आर्मी आकर खड़ा हो चुका है। वो उस आर्मी को देखकर सोचता है वो जिनुल है यहाँ के गार्ड का कैप्टन। वो इस जगह पे बहुत ज़्यादा वेल और पावरफुल मास्टर है। वो सॉन्ग फैमिली की इंग्लिश उस अटैकर से पूछती है तुम्हें क्या चाहिए। वो अटैकर कहता है मुझे लगता है तुम्हें पहले से ही मालूम होगा हमें क्या चाहिए। वो इंग्लिश उस शर्ट को निकालते हुए कहती है क्या तुम सब लोग इस शर्ट के लिए यहाँ पे आए हो। और सारे अटैकर बात करने लगते हैं कि क्या वो रेड एगा शर्ट है। और दूसरा इंसान कहता है मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि उसने वो शर्ट आसान से निकाल लिया। वो अटैकर का लीडर कहता है हमें शर्ट दे दो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। सॉन्ग फैमिली की इंग्लिश गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की। तुम किसी और के घर में आकर किसी और का सामान मांग रहे हो और किस लिए तुम्हें इस वक्त देख लिया तो वह सोचेगा तुम अपना ही सामान मांग रहे हो। वो अटैकर का लीडर कहता है वो सर ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम होल्ड करना अफोर्ड कर सको। वो इंग्लिश कहती है तुम्हारे और मुझ में क्या फ़र्क है। अगर तुम इस ईश्वर के पीछे सिर्फ एक इंसान नहीं है जिससे तुम ईश्वर को लेकर बाहर जाओगे तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। वो अटैकर का लीडर अपने एक आँख में लाल कलर शो आते हुए अपने पैर को दिखाते हुए कहता है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो शर्ट इस लायक का है कि मैं उसके लिए अपने जान को जोखिम में डाल सकूं। वो इंग्लिश कहती है बोले ये शर्ट रॉयल फैमिली का एक ट्रेजर है पर इसके लिए क्यों कोई इंसान अपने जान को जोखिम में डालेगा। वो इंग्लिश कहती है ठीक है तुम इसे ले सकते हो। अटैकर का लीडर कहता है बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन है हमें खून खराबा करने की जरूरत नहीं है। वो इंग्लिश कहती है तुम इस शर्ट को ले तो सकते हो पर इस कंडीशन में कि तुम्हें इस शर्ट को जिंगुल के हाथ से लेना होगा। वो इंग्लिश जिंगुल को कहती है मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ। वो गार्ड का कैप्टन जिंगुल कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो शर्ट को पावर एक्टिवेट करते हुए लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अटैकर का लीडर कहता है जैसा मैंने सुना था और सस्ता रेड डायनासोर का पावर उतना भी ज्यादा होगा जितना पावरफुल वो इंसान जो उसे पकड़ रहा है वो होगा। वह अपने सारे साथियों को अटैक करने के लिए कह देता है। वो गार्ड का कैप्टन जिनुल सारे अटैकर को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वो अटैकर का लीडर कहता है उसे चारों तरफ से घेर लो। सारे लोग उसे घेरने जा ही रहे होते हैं तभी बीच में एक सुपर हीरो एंटी के साथ एक लेजेंडरी पर्सन की एंट्री होती है। उसी इंसान को देखने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं। वो उसी खोज में
सब लोगों को रुकने के लिए किया जाता है और इसके साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। यह जानने के लिए कि आगे क्या होगा इंतजार कीजिए नेक्स्ट चैप्टर का। टाटा।